क्या है जॉन यंग की सच्चाई? क्या स्टूडेंट्स जॉन का सच पता कर सकेंगे? क्या है जेनकिंस और जॉन यंग का रिश्ता? हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं 2017 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है मैन फ्रॉम अर्थ होलोसीन, जो 2007 की फिल्म द मैन फ्रॉम अर्थ की अगली कड़ी है। फिल्म की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैरोलिन किट्रस के साथ होती है, जो एक प्रीहिस्टोरिक म्यूजियम में अपने स्टूडेंट्स को टूर देती है। वो होलोसीन युग में रहने वाले होमोसेपियंस के बारे में बताती है, जबकि ज्यादा दूर नहीं लेकिन ग्रुप से अलग एक स्टूडेंट इसाबेल प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन के स्कल और जबड़े का स्केच बना रही है। उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त तारा है, जो प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन एग्जीबिशन की जांच करते हुए लेक्चरर ऑन कोर्सेज रिलेटेड टू रिलीजन प्रोफेसर जॉन यंग को नोटिस करती है। वे उसके बारे में तब तक गपशप करते हैं जब तक कि वे अंत में ऊपर चलने और उसको ग्रीट करने का निर्णय नहीं लेते। पता चलता है वो वहाँ इसलिए है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका प्रोफेसर किट्रस की प्रतीक्षा कर रहा है, जो एक टूर दे रही है। तारा उसके साथ एक तस्वीर लेना चाहती है, लेकिन वो तुरंत बातचीत बदल देता है। शाम को जॉन अपने स्टूडेंट्स के काम की ग्रेडिंग कर रहा होता है, जबकि कैरोलिन आती है और प्यार से उसको ग्रीट करती है। उसके बाद हम कॉलेज के स्टूडेंट्स लेको को क्लास से पहले बॉक्सिंग का अभ्यास करते हुए देखते हैं। उसे उसका दोस्त फिलिप बुलाता है, जो पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा है। लेको तैयार होने के बाद वे चिको कम्युनिटी कॉलेज में प्रोफेसर यंग की कक्षा में जाते हैं। कक्षा में वे इजाबेल और तारा के साथ बुद्ध और जीसस के बीच समानता और अंतर पर चर्चा करते हैं। कक्षा के बाद वे प्रोफेसर यंग को एकेडमिक ईयर एंडिंग का जश्न मनाते हुए एक वीगन डिनर नाइट के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन प्रोफेसर विनम्रता से मना कर देता है। प्रोफेसर यंग को एक अन्य सहकर्मी प्रोफेसर गिल ने संपर्क किया, यह खबर देते हुए कि वो दादा बन गया है। अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए वो प्रोफेसर यंग के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में ड्रिंक शेयर करता है। भले ही विस्की ऑफुल है, फिर भी वे सनसेट का आनंद लेते हैं। गिल इस बारे में पूछता है कि क्या जॉन को बच्चे न होने का पछतावा है, लेकिन जॉन ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। उस शाम बाद में इसाबेल प्रोफेसर यंग के घर आती है। जब वो रात का खाना बना रहा होता है, वो प्रोफेसर किट्रस द्वारा ग्रेड किए जाने वाले असाइनमेंट देती है। वो उन किताबों के लिए पूछती है जो वो प्रोफेसर यंग से उधार ले सकती हैं। जॉन उसे डेन में जाकर जो उसे पसंद आए वो किताब लेने की सलाह देता है। इसाबेल कुछ किताबें लेती हैं, उनमें से एक आर्थर जेनकिंस द्वारा लिखी गई है। वापस अपने फ्लैट में वो किताब पढ़ रही है, जबकि एक सोरोरिटी पार्टी से वापस आने के बाद अचानक तारा उसके पास आकर बैठती है। वे देखते हैं कि पुस्तक पर लेखक द्वारा मेरे प्रिय मित्र जॉन ओल्डमैन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन जॉन ने इसे नहीं पढ़ा है। लेखक के हस्ताक्षर की तारीख के आधार पर वे प्रोफेसर यंग की उम्र घटाते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उन्हें बूढ़ा क्यों कहा गया है, जबकि उस समय प्रोफेसर केवल 30 साल के ही रहे होंगे। वे इंटरनेट पर आर्थर जेनकिंस को देखते हैं, यह पता लगाते हैं कि वो एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म का अभ्यास करने वाले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द मैन फ्रॉम अर्थ के साथ बातचीत के बारे में एक किताब लिखी है, जो 14,000 साल पुराना होने का दावा करता है। एकेडमिक कम्युनिटी द्वारा उस पुस्तक को साइंस फिक्शन माना जाता है, भले ही उसने इसे नॉन फिक्शन होने का दावा किया, जिसने जेनकिंस को अपमानित किया। वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि द मैन फ्रॉम अर्थ का डिस्क्रिप्शन प्रोफेसर यंग से मेल खाता है। इसाबेल और तारा फिलिप के घर जाते हैं, जहाँ लेको भी है। वे अपने कंक्लूजन के बारे में एंथुसियास्टिकली बताते हैं कि कैसे जेनकिंस की पुस्तक एक मॉडल व्यक्ति की कहानी बताती है जो बहुत कुछ जानता है और लोकल कॉलेजों में पढ़ाता है। इंटरनेट पर कोई उपस्थिति या कोई रिकॉर्ड नहीं है, यह तस्वीर लेने से बचता है और हर 10 वर्षों में पहचान बदलता है। हालांकि उसका फर्स्ट नाम हमेशा जॉन होता है, अंतिम नाम ऐतिहासिक शब्दों के मॉडिफाइड वर्जन से लिए गए हैं। लेको और फिलिप कहानी के बारे में सच्चाई पर गहराई से सवाल उठाते हैं, विशेष रूप से फिलिप जो एक फर्म क्रिश्चियन बिलीवर है, लेकिन प्रोफेसर जॉन यंग के बारे में अधिक जानने में लड़कियों की मदद करने के लिए सहमत हैं। इस बीच दूर सर्चलाइट नवाडा में आर्ट जेनकिंस अपने पिग बेट्सी के साथ गार्डनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो घर आता है, ऑनलाइन चेस खेलता है, फिर इजाबेल चांग के एक ईमेल को नोटिस करता है जो जॉन ओल्डमैन के बारे में होता है। वो अचानक इमोशनल हो जाता है और जवाब देता है कि वो आशा करता है कि वो नरक में जाए। जेनकिंस से कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर स्टूडेंट्स और सबूत खोजने के लिए जॉन और कैरोलिन के घर में जाते हैं। तहखाने में लेको को किताबों का एक बॉक्स मिलता है जो अलग अलग जॉन्स द्वारा लिखी गई होती है, और वो उनकी तस्वीरें लेता है। इजाबेल ने ड्राइववे में कैरोलिन की कार को नोटिस किया और अपने दोस्तों को जल्दी से भागने की वार्निंग दी। इससे पहले वो लिविंग रूम में जॉन और कैरोलिन की तस्वीर लेने का प्रबंधन करती है, हालांकि जॉन का चेहरा केवल बगल में दिखाया गया है। सौभाग्य से घर में एक पिछला दरवाजा है और वे सफलतापूर्वक भाग जाते हैं। वे विभिन्न जॉन्स की पहचान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक पहचान नॉन एग्जिस्टेंट लगती है। हर पब्लिशर के पास अब लेखक के बारे में कोई संपर्क जानकारी नहीं है। इस बीच जॉन को लगता है कि उसे जंगल में शिकार करने जाना है। भले ही कैरोलिन पहले तो रिलक्टेंट है, लेकिन अंत में वो उसे जाने देती है। उनका तर्क है कि वो हाल ही में अपने जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्हें प्रकृति के साथ बंधने की जरूरत है। वो अपने ट्रक को जंगल में चलाता है और वहीं रात बिताता है। जॉन जंगल में एक प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन की तरह पत्थर का उपयोग करके आग लगा रहा है। उसके हाथ से खून बहता है।
और आश्चर्यजनक रूप से वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता जितना उसे होना चाहिए। हालांकि उलझन में वो घर वापस चला जाता है। इज़ाबेल ने जेनकिंस को फिर से फोन किया, इस बार सीधे यह कहते हुए कि उनका मानना कि उनके प्रोफेसर जॉन यंग ही जॉन ओल्डमैन है। जेनकिंस इसका उत्तर नहीं देता है, लेकिन वे वॉइसमेल को ध्यान से सुनता है। वो संदेश का जवाब यह कहकर देता है कि वो तभी बात करेगा जब इज़ाबेल उसे जॉन यंग की स्पष्ट तस्वीर भेज सके। उसके बाद इज़ाबेल को एक बूढ़ी औरत का फोन आता है कि वो 1957 में आइडाहो के एक छोटे से कॉलेज में जॉन प्लाइस नाम के एक आदमी को जानती है। आदमी का डिस्क्रिप्शन जॉन यंग से मेल खाता है। वो कॉल कई ईमेल और कॉलों की प्रतिक्रिया है जो इज़ाबेल और उसके दोस्तों ने राज्यों के कई कॉलेजों में भेजा है, जहां हो सकता है कि प्रोफेसर जॉन यंग ने किसी समय काम किया हो। इज़ाबेल, लेको और तारा क्लास से पहले प्रोफेसर यंग को कॉफी की पेशकश करके उनके साथ एक तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाने के लिए पिक्चर्स में गड़बड़ी करता है। क्लास के बाद वे फिलिप को फिर से उन पर विश्वास करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलिप अभी भी डाउट में है, विशेष रूप से इस फैक्ट से कि जॉन यंग जीसस क्राइस्ट हो सकता है, जिसकी सभी ईसाई पूजा करते हैं। लेकिन वे हार नहीं मानते हैं, इसलिए देर रात लेको और इज़ाबेल जॉन की खिड़की से कमरे में घुस जाते हैं और उसकी नींद में तस्वीरें लेते हैं। इज़ाबेल जेनकिंस को तस्वीरें भेजती है, जिससे वो जॉन से मिलने और बात करने के लिए सहमत हो जाता है। वो अपने पिक को अलविदा कहता है और सड़क यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। इस बीच तारा कैंपस में जॉन के कार्यालय में आती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन वो उसे अस्वीकार कर देता है और उसे कार्यालय से बाहर निकाल देता है। दुर्भाग्य से छेड़खानी के दौरान वो दावा करती है कि वो जॉन की असली पहचान के बारे में जानती है। जॉन को लगता है कि वो खतरे में है, इसलिए वो गिल से बात करता है कि वो पद छोड़ना चाहता है और अगले कार्यकाल के लिए एक रिप्लेसमेंट लेक्चरर की सिफारिश कर सकता है। गिल निराश है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। घर पर जॉन कैरोलिन से कहता है कि उसे जाना होगा, और हालांकि कैरोलिन भी निराश है, वो उसे स्वीकार करती है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर सकती है। तारा इज़ाबेल के सामने अपनी हरकतों को कबूल करती है, जो उसे यह कहते हुए चौंका देती है कि तारा की बातें जॉन को जल्द ही गायब कर सकती हैं। वे जेनकिंस को बुलाते हैं, जो अभी भी उनसे 2 घंटे दूर हैं, इसलिए उन्हें जॉन यंग को जेनकिंस के वहां पहुंचने तक जाने से रोकना होगा। जॉन कैरोलिन के साथ अपनी एकमात्र तस्वीर जला रहा होता है, फिर अपने सामान को अपने ट्रक में लोड करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो चारों स्टूडेंट्स उसके सामने आ जाते हैं। इज़ाबेल उसे जेनकिंस की किताब दिखाती है और चाहती है कि वो स्वीकार करे कि वो जॉन ओल्डमैन है, जो जीसस क्राइस्ट का जीवित अवतार है। जॉन ने इस बात से मना किया और एक ब्रीफ बातचीत के बाद स्टूडेंट्स चले गए। हालांकि लेको उसे पीछे से मारता है और उसका सिर फुटपाथ से टकराने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इस बीच आर्ट जेनकिंस की कार सड़क के बीच में टूट जाती है, इसलिए इज़ाबेल, तारा और लेको उसे लेने जाने का फैसला करते हैं, जबकि फिलिप बेहोश जॉन का इंचार्ज है और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने वाला है। हालांकि वो जॉन को बेसमेंट में बांध देता है। जब जॉन जागता है तो वो जॉन से सच्चाई के बारे में पूछता है। जॉन भीख मांगता है, फिलिप रस्सी लूज कर देता है, लेकिन फिलिप कंफ्यूज्ड और चिंतित है। वो सहमत है कि यदि जॉन उसे सच बताता है तो वो जॉन को रिहा कर देगा। जॉन ने स्वीकार किया कि 2000 साल पहले उन्होंने लोगों के एक समूह को बुनियादी स्पिरिचुअल नॉलेज दी, फिर यह ईसाई धर्म में इवॉल्व हुआ और लोगों ने उन्हें मसीहा कहा। फिलिप को ऐसा लगता है, लेकिन जब वो चाकू लेता है और जॉन को ढीला करने वाला होता है तो वो उस पर फिर से संदेह करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉन के पास खुद को मुक्त करने के लिए जादुई शक्तियां हैं। वो फिर से जॉन से सवाल करना शुरू कर देता है और क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जॉन के कुछ जवाब बाइबल से उन बातों का खंडन करते हैं जिन पर वो वास्तव में विश्वास करता है। वो जॉन के एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड नहीं है और यह कंक्लूजन निकालता है कि वो मसीहा नहीं है, बल्कि इसके बजाय एंटी क्राइस्ट है। जॉन ने उसे फिर से काउंटर करते हुए कहा कि बाइबल में एंटी क्राइस्ट अवधारणा कभी मौजूद नहीं है और कभी भी किसी एक व्यक्ति को रेफरेंस नहीं करता है। फिलिप अभी भी अपनी भावनाओं से घिरा हुआ है। जॉन पर फिर से रेवलेशन की पुस्तक से 7 सिर वाले जानवर होने का आरोप लगाता है, जो चमत्कारिक रूप से ठीक हो सकता है और पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स को प्राप्त करने की योजना बना सकता है। जॉन इससे इनकार करता है, फिर फिलिप को या तो उसे छुरा घोंपने या उसे जाने देने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद फिलिप ने उसके दिल में छुरा घोंपने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि यदि जॉन वास्तव में जीसस क्राइस्ट है तो वो नहीं मरेगा। हालांकि जॉन छुरा घोंपने के बाद मरा हुआ प्रतीत होता है और उसके घाव से खून बहने लगता है। फिलिप हैरान है और वहां से भाग जाता है। सड़क पर इज़ाबेल और अन्य लोग बिना किसी लाभ के फिलिप से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और वे उसके और जॉन के बारे में चिंता करने लगते हैं। वे बेसमेंट से खून के निशान खोजने के लिए ही जॉन के घर पहुंचते हैं। बेसमेंट में उन्हें एक टूटी हुई कुर्सी और खून का एक पूल मिलता है, लेकिन किसी का कोई निशान नहीं मिलता। वे आसपास के हर अस्पताल में पूछताछ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फिलिप और जॉन पहले से ही अस्पताल में हैं और जॉन को चिकित्सा सहायता मिल रही है, जबकि अभी भी बेसमेंट में दृश्य पर वो बहुत उलझन में है। फिर जॉन एक गुफा में जागते हुए दिखाई देता है। उसे एक आदमी हैरी के पास आने के लिए बुलाया जाता है, जो उसे कपड़े और अन्य सर्वाइवल गियर लाता है। पता चला हैरी जॉन के रहस्यों को जानता है। वो जॉन को उसके साथ आने के लिए कहता है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं, जिसके लिए जॉन सहमत हो जाता है और फिर वे हैरी की कार में बैठते हैं और चले जाते हैं।
मिड क्रेडिट सीन में एक FBI एजेंट जेनकिंस के सामने के दरवाजे पर आता है और उससे सवाल पूछता है। जॉन यंग के डिस्क्रिप्शन अतीत में कई अनसुलझे हत्या के मामलों के गवाहों से मेल खाते हैं। वो जेनकिंस से पूछता है कि क्या यंग हिंसक कार्यों में सक्षम है। जेनकिंस जवाब देते हैं कि वो नहीं जानते, हालांकि उनका मानना कि कुछ भी संभव है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। आज की वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।